हेलो दोस्तों, इससे पहले हम आपसे डिस्कस कर चुके थे यूपीएसआई 2017 का 12 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। और आज हम आपसे 13 दिसंबर 2017 का पेपर है और ये प्रथम पाली का पेपर है। आज हम आपसे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट करते हैं, सामान्य हिंदी से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। पहला है फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। बी है आधे जल से भरी गगरी छलक जाती है। सी है कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। डी है आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। यहाँ पे मुहावरा होगा, यहाँ पे सी, कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत अधिक करता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। ए है कमलिनी, बी कमली, सी कमलिनी, डी कामले। यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा कमलिनी। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है। पहला है मिलजुल मन, बी है आग की हंसी, सी है विनायक, डी है रेहान पर रघु। यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विनायक। ये रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार चित्रा मुग्दल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपाड़ा के लिए प्रदान किया गया था। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। छोटा और यहाँ पे भरने के लिए है बड़ी बात, लोकोक्ति का पूरा करें। यहाँ पे छोटा मुंह बड़ी बात होना चाहिए। यहाँ पे बी है मुंह, छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ पे मुंह आ जाएगा रिक्त स्थान के स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ए है ब्रह्मी, बी ब्राह्मी, सी ब्राह्मणी, डी ब्रह्मणी। यहाँ पे दोस्तों आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक दोस्तों एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको पढ़ के उसका आंसर देना होता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे, क्योंकि इसका सारा जो पैराग्राफ है पढ़ने के बाद आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे नास्तिक का अर्थ क्या होता है, सबको पता है नास्तिक का अर्थ क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानता है। पहला है भगवान को न मानने वाला, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सांख्य तथा मीमांसा की गणना किसमें होती चली आई है। यहाँ पे ऑप्शन ए है ईश्वर दर्शन में, बी है आस्तिक दर्शन में, सी है नास्तिक दर्शन में, डी है मूर्ति दर्शन में। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नास्तिक दर्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे दोस्तों भरने के लिए आया है। तो यहाँ पे पहला है हिंदू, बी है सिख ईसाई, डी है पारसी मुस्लिम, यहाँ पे जैन बुद्ध। यहाँ पे दोस्तों जैन और बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पे 8 का जो है डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। इस उक्त में अलंकार पहचानिए। पहला है अतिशयोक्ति, बी है वक्रोक्ति, सी है अन्योक्ति, डी है विरोधाभास। यहाँ पे दोस्तों अन्योक्ति हो जाएगा। और यहाँ पे अन्योक्ति क्यों होगा, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत पंक्तियों में अन्योक्ति अलंकार है। यहाँ पुष्प की कली के माध्यम से राजा जय सिंह से बात कही जा रही है। ध्यातव्य हो कि जब अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है जब अन्य माध्यम से किसी को बात कही जाती है तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 10 देखते हैं। भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं। पहला है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है गुलजार, सी है प्रदीप, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में से किसी भी कवि को भारत रत्न से विभूषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। पहला है दूध में कौन पड़ गया, बी है वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था, तीसरा है वह स्वयं आएगा, डी है वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे दोस्तों आंसर नंबर सी हो जाएगा, वह स्वयं आएगा। ये दोस्तों
सही शब्द है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में है अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ए है इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। बी देखते हैं क्या लिखा है। बी में लिखा हुआ है सिंगापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष से पहले मानव सभ्यता का पालना रहा है। और सी है 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। और डी है दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ पे पहचानना है दोस्तों कौन सा सही क्रम है इसमें। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी है पहले, फिर उसके बाद बी है, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद ए है। तो इस तरीके से इसका क्रम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखा है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे दोस्तों पहला है श्लेष वक्रोक्ति, बी है काकु वक्रोक्ति, सी है अतिशयोक्ति, डी है अन्योक्ति। दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा अतिशयोक्ति। यहाँ पे किस हिसाब से सी होगा वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। लिखा है प्रस्तुत पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ यह वर्णित किया गया है कि हनुमान जी के पूंछ में आग लग गई। आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई और राक्षस भाग गए। ध्यातव्य है कि जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों जहां बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कही जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में लिखा हुआ है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। ये यहाँ से आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल रहा है अब तक। यहाँ पे ये भी लिखा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 से अब तक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक तथा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ताजमहल यहाँ पे भरने के लिए आता है का अद्भुत नमूना है। यहाँ पे ताजमहल किसका अद्भुत नमूना है, स्थापत्य कला का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरोधार्थी शब्द चुनिए। पहला है तंगदिल, बी है कंजूस, सी है उदार, डी है उधार। यहाँ पे सी हो जाएगा उदार, कृपण का हो जाएगा उदार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित शब्द का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा उपार्जित का विरुद्धार्थी हो जाएगा अनुपार्जित। अब क्वेश्चन नंबर 18 चुनाव क्षेत्रों का पुनः यहाँ पे भरने के लिए आया है किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए। पहला है परिगणन, और बी है परिच्छालन, सी है परीक्षण, डी है परिसीमन। यहाँ पे हो जाएगा परिसीमन। चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। परिसीमन मतलब निरीक्षण, जो बॉर्डर होते हैं वहाँ का निरीक्षण करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पहला है यहाँ पे लिखा है वाक्य हम कब तक सहेंगे, हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही यहाँ पे अपमान के जगह अपमान का घूंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सुरभित वातावरण बनने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की भरने के लिए आता है बनाए रखने का पूर्ण, फिर यहाँ पे भरने के लिए आया है किया जाए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मन स्थित प्रयत्न, यहाँ पे ऐसे होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुरभित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थित बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लिखा है चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा दोस्तों कड़ा परिश्रम करना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कि कड़ा परिश्रम करना, ये इसका मुहावरे का अर्थ होगा। तो दोस्तों मुहावरा ये सब जो है आप याद कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपको हेल्प मिलता रहे। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। ए है राम और सीता वन को गईं। बी है युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। सी है उसने धीमी स्वर में बताया। और डी है उसने कुछ देर से ही उत्तर दिया। यहाँ पे आंसर नंबर बी हो जाएगा, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से इस उक्त में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे दोस्तों उपमा अलंकार हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हरि के पैरों की तुलना कमल से की गई है। जहां उपमेय और उपमान में रूप गुण आदि के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द बताइए। पहला है अभिलाषा, बी है लोभ, सी है प्यार, डी है लालच। एसड़ा का समानार्थी शब्द होगा अभिलाषा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। घी खिचड़ी होना कहावत का अर्थ बताइए। पहला है स्वाद बढ़ाना, बी मकर संक्रांति पर्व मनाना, सी पौष्टिकता में वृद्धि होना, डी खूब घुलना मिलना। यहाँ पे डी हो जाएगा, घी खिचड़ी होना यानी कि खूब घुलना मिलना होता है, इसका अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का क्या नाम है? यहाँ पे पूछा है पंडित बनारसी दास द्वारा कौन सी आत्मकथा इनकी पहली लिखी हुई। यहाँ पे हो जाएगा अर्धकथा। ये पंडित बनारसी दास द्वारा लिखी हुई आत्मकथा है जो कि 1641 ईस्वी में लिखी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। पहला है नदी का जल ठंडा है, बी है सभी नदी का जल ठंडा है, सी है नदियों का जल ठंडा है, डी है नदियों का जल ठंडा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा नदियों का जल ठंडा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रेशमी टाई एकांकी संग्रह का रचयिता कौन है? यहाँ पे है राम कुमार वर्मा, रमाशंकर प्रसाद रसाल, सी है अमृता प्रीतम, डी है वेद प्रकाश वैदिक। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम कुमार वर्मा। यहाँ पे देखिए ये रेशमी टाई 1941 में आई थी। एकांकी संग्रह के रचयिता राम कुमार वर्मा है। इनकी अन्य एकांकी संग्रह भी हैं। पहला है एक है चारुमित्रा जो कि 1942 में हुई थी, विभूति और सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि और त्रिजुराज, दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष और पांचजन्य, ये इनकी एकांकी संग्रह है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्त में अलंकार को पहचानना कौन सा अलंकार होगा? पहला है विभावना, बी है भ्रांतिमान, सी है व्यक्तिरेक, डी है संदेह। यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। बिन पग चले सुन बिन काना, यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। विभावना अलंकार वैसे होता कहाँ है? इसमें लिखा है जहां बिना कारण के ही कार्य किया जाए वहां विभावना अलंकार होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। दोस्तों यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पहला है समादर, बी है पानियों, सी है पानी, डी है पानियों। यहाँ पे दोस्तों पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही होगा। यहाँ पे लिखा है पानी का सामान्य वचन पानी होता है, धन्यतः है कि द्रव्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। कोई भी अब पानी है, थोड़ा सा पानी है तो उसको क्या कहेंगे? कितना पानी लिए हैं आप कैसे कह सकते हैं? तो इसको हमेशा इसलिए बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में किलमिश का समार्थी शब्द का चयन कीजिए। पहला है विषैला, बी है पाप, सी है भयंकर, डी है महाविष। दोस्तों किलमिश का समानार्थी शब्द होता है पाप। और क्वेश्चन नंबर 33 अब देखते हैं। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। पहला है लड़कों को बुलाओ, बी है लड़के को बुलाओ, सी है सभी लड़के को बुलाओ, डी है लड़कों को बुलाओ। यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ इसका सही बहुवचन शब्द होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पहला है पाली, बी है प्राकृत, सी है संस्कृत, डी है अपभ्रंश। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, अपभ्रंश। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश ही है। और यहाँ पे इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है।
अपभ्रंशों में ही आधुनिक आर्य भाषाओं हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ओडिया आदि का विकास हुआ है। इसी टाइम दोस्तों इन सब भाषाओं का भी विकास हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। दोस्तों यहाँ प्रामाणिक की जगह खो जाएगा एक प्रामाणिक। ये जो है यही मतलब अशुद्ध जो है यही त्रुटि है। एक प्रामाणिक जहाँ प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, एक प्रामाणिक न कि प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिल्ली की यहाँ पे भरने के लिए आया एशिया में स्थान रहती है। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिल्ली की क्या है? कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है और जो कि एशिया में विशेष स्थान रखता है। ये क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। यहाँ पे भी भरने के लिए आता है क्रोध तामसिकता का घिनौना एक तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। जो है क्रोध जो है तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। यहाँ पे यही एक ऑप्शन है जो कि सटीक बैठता है। बाकी अगर नाराजगी है तो यहाँ पे सहज हो ही नहीं सकता। क्रोध कभी सहज स्वभाव वाले लोग नहीं करते, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कदाचित संध्या को पानी बरसे, इस वाक्य में काल पहचाने। पहला है समान भविष्यकाल, बी है संभाव्य भविष्यकाल, सी है वर्तमान काल, डी है भूतकाल। यहाँ पे दोस्तों संभाव्य भविष्यकाल होगा। यहाँ पे बस संभावना हो रही है, हो सकता है पानी बरसे और ना भी बरसे। और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द बताइए। ऊर्जा का समानार्थी शब्द दोस्तों शक्ति होता है। शक्ति का दूसरा ही रूप ऊर्जा होता है जो कि समानार्थी शब्द होता है। और क्वेश्चन नंबर 40, कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। यहाँ पे कौन सा विशेषण है? यहाँ पे दोस्तों संख्यावाचक विशेषण है। कुछ बच्चे मतलब कुछ बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चे इधर आओ, इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। गंतव्य है हो कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, और पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये दो विशेषण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सामान्य हिंदी का पार्ट जो कि 40 क्वेश्चन थे इसमें। अब हम आपसे स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे सामान्य हिंदी तो हो गया है, अब मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। और आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये दोनों आपको खुद से करना होगा, जो कि दोनों में 40-40 ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपको करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है पोलावरम प्रोजेक्ट, बी है गंगा मंथन, सी है नमामि गंगे, डी है कलापसर प्रोजेक्ट। यहाँ पे दोस्तों सबको पता है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नमामि गंगे। ये जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में अनुमोदित किया गया था। हाँ, जिसमें प्रदूषण संरक्षण और राष्ट्रीय नदी गंगा के कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। यह 100% केंद्र सरकार की योजना है। सरकार ने इस हेतु 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? पहला है सिंगूर बचाओ, बी है खेत बचाओ, सी है अमर सोनार सिंगूर, डी है सिंगूर किसान आंदोलन। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खेत बचाओ। ये इसका आंदोलन का नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे पहले इसका हम डिटेल भी आपको बता दे रहे हैं, तो जल्दी नहीं करेंगे, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे कि एग्जाम में आसानी से आप लोग कर सके क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है टाटा मोटर्स द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी द्वारा खेत बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ये इसका डिटेल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए है 12 समुद्री मील तक, बी है 8 समुद्री मील, सी है 12 मील और डी है 8 मील। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 समुद्री मील। भारतीय दंड संहिता समुद्र
क्षेत्र में क्षेत्राधिकार इसका 12 समुद्री मील तक है। यहाँ इसका मतलब क्या है जान लेते हैं। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा कौन थी? यहाँ पे हो जाएगा आंसर, एनी बेसेंट जी थी। 1917 में मद्रास में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसकी पहली अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यह पहला निकाय था जिसने पूरे भारत में महिलाओं और उनकी शाखाओं के लिए नागरिकता और राजनीतिक समानता की मांग की थी। इससे जुड़े महिलाओं में सरोजनी नायडू, मार्गरेट कंजिस का महत्वपूर्ण योगदान है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थान भरने के लिए आया है। यहाँ पे रिक्त स्थान पे हो जाएगा फोर्स 1 एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है, जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, फोर्स 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्टिन क्रो जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था? पहला है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है F1 रेसिंग, डी है फुटबॉल। ये दोस्तों क्रिकेट का खिलाड़ी था जो कि न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। इसका निधन मार्च में हुआ था, 2016 में हुआ था, जो कि ब्लड कैंसर के कारण हुआ था इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है? ऑप्शन है 20,000 रुपये, बी है 2 लाख रुपए, सी है 1 लाख रुपए, डी है 1.5 लाख रुपए। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए सीमा 1.5 लाख रुपए रखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 13 समितियां इसकी थी, संविधान को तैयार करने के लिए। अब 13 समितियां कौन कौन सी थी हम आपको बता दे रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण समितियां थी। पहला है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और बी है संचालन समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद थे, और सी है तीसरा है वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, और चौथा है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और पांचवा जो समिति थी इसका नाम था आवास समिति, और इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया, और छठवां जो समिति था इसका समिति का नाम था कार्य संचालन संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष थे KM मुंशी, और सातवां समिति था राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, और इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और आठवां समिति संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति, जिसके अध्यक्ष GV मावलंकर, और नौवां समिति था राज्यों संबंधी समिति, और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 10वां समिति था मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी संबंधी समिति, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 11वां समिति था संघीय शक्तियों संबंधी समिति था, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 12वां समिति था संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 13वां समिति प्रारूप समिति था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। ये है
13 समितियों के नाम। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, और यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए और आराम से करिए। जितना भी मैथ और रीजनिंग का आप क्वेश्चन कर पाएँ उतना ही कम है हमारे हिसाब से, आप उसको करते रहिए। तो बस यही है, हम यही आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे से मैथ और रीजनिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? कौन सा गैस है? दोस्तों क्लोरीन गैस है, इसको शुष्क चूने से गुजारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों 10 में भरने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा, सचर समिति को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। यहाँ पे दोस्तों सचर समिति को जो है मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? कौन सी नियुक्ति नहीं की जाती? पहला है कैबिनेट सचिव, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, डी है राज्यों के राज्यपाल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष। अब इसमें हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। जबकि लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, न कि इसका चुनाव नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। ये दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? पहला है दंड प्रक्रिया संहिता, बी है शस्त्र, अन्ययास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, सी है फौजदारी कानून, डी है भारतीय दंड संहिता। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि समवर्ती सूची में हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, शस्त्र, अन्ययास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, पहला संघ सूची और राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, यहाँ पे लिखा है दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून भारतीय दंड संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ये दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, न कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको चल निधि मध्यस्थता कहा जाता है। ये 14 का आंसर है और इसमें लिखा गया है, उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, चल निधि मध्यस्थता कहा जाता है। इसको याद रखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, किम्बरली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पे दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है किम्बरली। दोस्तों किम्बरली जो सोने का खदान है यह उत्तरी
ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी केप प्रांत में स्थित है। और दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खान है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किम्बरली को हीरो की नगरी तथा जोहान्सबर्ग को स्वर्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, किम्बरली जो सोने की खान है यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी बीरबल का महल, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ताजमहल मार के चले जाते हैं, जबकि ताजमहल नहीं है, यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है। तो क्यों है ये भी है, आप अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे लिखा है शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह इमारत जनाना रौजा के पास स्थित है और इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे भरने के लिए आया है समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, कौन सा है? ऑप्शन ए विशेष अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ, ऑप्शन डी औद्योगिक नीति एवं संवर्धक विभाग। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दोस्तों थोड़ा गले में दोस्तों प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आज धीरे धीरे बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पे भरने के लिए आया है। यहाँ पे होगा सीआईडी की अपराध शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर आरोपों की जांच करती है। यहाँ पे हो जाएगा अपराध शाखा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? पहला है डॉस, डी है अब UBUNTU, और सी है CAD कैड, और डी है मिनीएक्स। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा कैड। यहाँ पे ये एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में भी भरने के लिए आया है। यहाँ पे हो जाएगा सुकन्या समृद्धि भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में भी भरने के लिए आया है। यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्वक सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो, तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें अनुच्छेद 19(1) ख में सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया गया है। यदि मामला सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो तो सरकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। तो दोस्तों ये इसका डिटेल है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खाना बदोशी और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिटेल क्या लिखा है। डिटेल में ये है भारत के संघीय ढांचे के अनुसार विभिन्न विषयों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है अहिंडन यायावरी और प्रवाजी या प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में मध्य स्थान 15 में सूचीबद्ध किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों भरने के लिए आया है। भारत का यहाँ पे हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल में भी अगर आप देखना चाहें डिटेल में भी लिखा हुआ है सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रण
नियंत्रण करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा और जुर्माना अधिक कठोर बना दिया गया था जब संशोधन हुआ 2003 में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। यहाँ पे लिखा है, लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने की जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की। ये दोस्तों गलत है। बाकी जो सही है हम आपको उसको बता दे रहे हैं। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, H.C. मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने की गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की थी। अब दूसरा क्या है? दूसरा है, परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था। यह घोषित करने की मांग की चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि हर घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दे। यह है क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा है। और चौथा क्या है? चौथे में लिखा गया है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने की जेलों की अनावी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया। ये दोस्तों 3 सही है, बाकी एक गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? यहाँ पे दोस्तों समानता के अधिकार के खिलाफ है। ठीक है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए और जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं अनुच्छेद 15(3) के तहत विशेष प्रावधान कर सकती है। संविधान के अंतर्गत यह समानता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, किंतु अपवाद स्वरूप सरकार को अधिकार दिया गया है। जैसे कोई आपको आपातकालीन स्थिति अगर हो गया तो इस समय जो है यह सरकार जो है अपवाद अनुसार जो है कर सकता है प्रयोग में। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे भी भरने के लिए आया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा, वस्तु अंतरजाल यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सके और प्राप्त कर सके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? पहला है पंचायत समितियां, बी है जिले, सी है ग्राम सभाएं, डी है ग्राम पंचायतें। दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायतें हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अड़त के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप याद करिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल नीति को चलाने वाली है? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसका सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बॉन्ड की परिभाषा क्या है? यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड की परिभाषा एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज। ठीक है, ये होता है बॉन्ड का परिभाषा। आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए, लिखा है बॉन्ड एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज है। बॉन्ड किसी निगम, कंपनी या सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति को यहाँ पे भरने के लिए आया है, प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों में चुना जाता है।
यहाँ पे आपको इसका हम डिटेल भी बता दे रहे हैं, डिटेल में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और जिला स्तर की 3 सरकार को वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। दोस्तों अभी हम इसको पीछे डिस्कस किए हुए थे आपसे 1992 ये पंचायती राज वाला, अभी ये भी बताया था, जो इसके डिटेल में लिखा हो ये भी बताए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इस यातायात का प्रतीक का क्या मतलब है? दोस्तों एक प्रतीक का क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा आना है, तो जितना भी प्रतीक ऐसा दिया हुआ है सारा आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक फिक्स है आने का, मतलब एक नंबर आपका फिक्स है, तो आप उसको गंवाइए मत, क्योंकि सारे प्रतीक सिंपल से हैं, याद कर लीजिए। ये कौन सा प्रतीक है आप सभी को पता है, पैदल यात्री वर्जित। यहाँ पे इस यातायात प्रतीक का मतलब यही है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? ये दोस्तों सबको पता है, कैफीन। सबको पता है, बहुत टाइम से इसको बताते चले आ रहे हैं, कैफीन चाय में होती है। कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजित औषधि है। इसका प्रमुख स्रोत कॉफी और चाय है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 34 में हो जाएगा लोकसभा, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सबको पता है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया रेंज का भाग है। ठीक है, आप इसको, ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, तो इसमें कोई तीर मारने वाली बात नहीं है, तो आप भी याद कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी नहीं है बात है। कम से कम 5 से 10 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस के द्वारा बदल दिया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ सकता है 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा दिया गया था, यानी कि IPS। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल में भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है जून 1893 में इंग्लैंड में पहली बार ओपन सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित हुई। टॉप 10 को भारतीय इंपीरियल पुलिस में भर्ती किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस के द्वारा बदल दिया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। MS स्वामीनाथन को के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके जनक के रूप में जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक को डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके नेतृत्व में ही भारत में गेहूं की उच्च उत्पादन प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में है, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। किसके द्वारा? पहला है सरला मुग्दल बनाम भारत सरकार द्वारा, या लिली थॉमस बनाम भारत सरकार द्वारा, या इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार द्वारा, या ओम प्रकाश बनाम दिल बहार द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिल थॉमस बनाम भारत सरकार द्वारा। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? वोट करने का कर्तव्य, बी है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, सी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध
विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य, और डी है करों का भुगतान करने का कर्तव्य। यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होता है हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का कर्तव्य। यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अनुच्छेद 51 क च के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो ये 51 का च के अंतर्गत आता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा, सूचना का अधिकार यानी कि RTI अधिनियम के अनुसार यह मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, जो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है। ये दोस्तों मात्र 2 दिन के भीतर जो है RTI को जवाब देना होता है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 के अंतर्गत यह उल्लिखित है कि धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथा स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सेवा अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सूचना उपबंध कराएगा, परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे यानी कि 2 दिन के भीतर उपबंध कराई जाएगी। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको मैथ और रीजनिंग खुद से करना होगा और इसका हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे टेलीग्राम लिंक पर। तो दोस्तों वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम पूरा सेट ही दे देंगे। आज का जो सेट कराए हैं हिंदी और समान हिंदी और ये सामान्य ज्ञान मूल विधि तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा PDF में। तो दोस्तों अगर जो भी हमारे अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके और भी दोस्तों को जो है थोड़ा सा हेल्प मिल सके। और बस यही आशा करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी करिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।